स्कोर कि कर सकते। ओके। हाँ मतलब ये ये पढ़ के ऐसा काफी। चैप्टर है जिसके मतलब हर पेपर में इसके क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, हर किसी पेपर। ओके। अच्छा, एक मुझे किस बोलना था कि किस चैप्टर मॉर्निंग की में बात हो रही थी? मैंने अभी ज्वाइन किया। जो इम्पोर्टेंट ऑटोनॉमी। टॉपिक। अच्छा। हाँ क्या कह रहे हैं अनु जी? मुझे बोलना था कि मॉर्निंग में जो पेपर सॉल्व किया है ना, उसका वीडियो जो ग्रुप पे भेजा है वो ऑन नहीं हो रहा है। वो किसने रिकॉर्ड किया है? वो मतलब अभिषेक ने नहीं किया वो रिकॉर्ड। हाँ, शर्वरी। मैं भी अवेलेबल नहीं थी। नहीं हो रहा शर था, लेकिन मैंने मैंने जो ट्राई किया किया तो था, हो रहा है, वो ऑन हो हो रहा रहा था, है। वो वीडियो हाँ, चल रहा है उसका। अगर किसी से ऑन हो रहा है तो प्लीज मुझे वो मुझे व्हाट्सएप करिए ना, ताकि मैं 1 घंटा उसको ट्राई कर करके थक गई। इट्स जस्ट कमिंग, स्क्रीन आ रही है, सिर्फ कुछ नहीं आ रहा है उसमें। तो एक बार आप लोग आपस में शेयर कर लेना उसको, ठीक है? एक बार ना उसको सेव करके फिर ओपन करने की कोशिश कर। आई डिड दैट ऑल्सो, लाइक अच्छा, ओके। ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू डू इट। अभी मेरा प्रीति बेटा है। ऑफलाइन ले लेते हैं इसको, हाँ। प्रीति प्रीति आप ड्राइविंग पे ध्यान दो। प्लीज चलो कंटिन्यू। अब अच्छा हो गया टाइम, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ से, हाँ यहाँ तक पढ़ा था हमने, कौन से डिसीजेस पेज तक। नंबर पे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अभी? पेज नंबर 15, ओके। डायग्नोस्टिक मेथड्स ऑफ हार्ट डिसीजेस, ठीक है। हमने डिसीजेस पढ़ लिए थे, ज्यादा कुछ नहीं थे डिसीज में। हार्ट अटैक, एंजाइना पेन क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है, और रूमेटिक हार्ट डिसीज क्या होती है, ये सब हमने पढ़ा था। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हार्ट डिसीज क्या क्या हो सकती है, सर्कुलेटरी सिस्टम की इन जनरल डिसीज। तभी हम डायग्नोस्टिक मेथड्स पढ़ेंगे। तो एक्चुअली जो डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं वो भी हम ब्लड प्रेशर और हेल्थ पैरामीटर वाले जो चैप्टर है ना, उसमें काफी सारे डायग्नोस्टिक मेथड्स पढ़ चुके हैं। तो काफी सारा कॉमन भी होगा। तो अभी हम यहाँ पे, वहां पे कॉमन ओवरऑल बॉडी के लिए डायग्नोस्टिक डिसीजेस पर टेस्ट पढ़े थे, यहाँ पे स्पेशली हार्ट या फिर ब्लड के लिए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में ब्लड टेस्ट आता है। तो ब्लड टेस्ट जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट, वो अपने आप में ब्लड के बारे में काफी चीजें बता देती है कि क्योंकि ब्लड भी सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो ब्लड के बारे में हम डिटेल में अगेन वहां पे हेल्थ पैरामीटर में पढ़ चुके हैं। तो ब्लड टेस्ट ऑलरेडी वहां पे पढ़ा हुआ है कि ब्लड टेस्ट से क्या क्या पता चल जाता है कि कोलेस्ट्रॉल कितना है, डायबिटीज कितनी है। कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज हाई होती है, शुगर हाई होती है तो ब्लॉकेज के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये सब पता चल जाता है। ब्लड टेस्ट से इन्फेक्शन है ब्लड में वो भी पता चल जाता है। तो ये बेसिक है, ठीक है। देन आया स्ट्रेस टेस्ट, जो स्पेशली हार्ट डिसीज के लिए करते हैं। तो स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है कि जैसे अभी आजकल बहुत सुनने में आता है, अभी अभी रिसेंटली अपने ही कौन सा कम्युनिटी में। क्या कह रहे हैं रंजीत जी? कौन सा ले रहे हो आप? 15 पेज सर्कुलेटरी सिस्टम। थैंक। हाँ। तो स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है कि व्यक्ति की स्ट्रेस झेलने की क्षमता, स्ट्रेस मेंटल वाला स्ट्रेस नहीं, फिजिकल स्ट्रेस, वो कितना भाग सकता है, कितना फिजिकल एक्टिविटी विदाउट हार्ट पे जोर डाले कर सकता है। तो जैसे आजकल अभी रिसेंटली अपना योगा कम्युनिटी में भी एक डेथ हुआ, मे बी आप लोगों ने सुना हो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट योग गुरु थे, तो हाइकिंग करते हुए डेथ हो गया। तो वो सबके बाद आया कि जैसे के मेनन, के सिंगर जो के थे, सॉरी, उनका भी डेथ हुआ था। तो वो क्या होता है कि स्ट्रेस टेस्ट से क्या होता है कि ट्रेडमिल पे चलाते हैं और रिकॉर्ड करते हैं हार्ट की रेटिंग्स, मतलब हार्ट कैसे काम कर रहा है। तो उससे ये पता चलता है कि हमारा हार्ट फिजिकल एक्टिविटी, कितनी फिजिकल एक्टिविटी हम कर सकते हैं आराम से बिना हार्ट पे जोर डाले। तो स्ट्रेस टेस्ट उसके लिए होता है। तो मोस्टली जिन लोग को हार्ट का कुछ प्रॉब्लम होता है, ब्रेथलेसनेस होती है, तो उनको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, ठीक है। स्ट्रेस टेस्ट को इसलिए ट्रेडमिल टेस्ट भी बोलते हैं, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये सब एक ही टेस्ट के नाम है, स्ट्रेस टेस्ट, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट, ठीक है। तो ये तीनों नाम पता होने चाहिए, उसमें आ जाएंगे मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। तो एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट को अगेन उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट। तो इसका सेकंड पैराग्राफ छोड़ दीजिए स्ट्रेस टेस्ट का, 16 पेज पे जो एन एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट वो रहने दीजिए। न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है? स्ट्रेस टेस्ट करते टाइम
एक रेडियो एक्टिव डाई हमारे अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि रीडिंग्स तो लेते ही लेते हैं डॉक्टर स्ट्रेस ट्रेडमिल पे चलने के दौरान, बट कई बार ट्रेडमिल पे चलाते हैं, कई बार साइकिलिंग करवाते हैं, ऐसा भी होता है फास्ट फास्ट। उसके साथ साथ एक डाई इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, रेडियो एक्टिव डाई, जो जिससे उसकी इमेज आ जाती है हार्ट की। तो वो एक एडिशनल, तो उसे न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं, मतलब एक रेडियो एक्टिव मटेरियल इंजेक्ट कर दिया, तो जिससे एक हार्ट की अराउंड की एक इमेजिंग पिक्चर्स भी आ जाती है। ठीक है, बस इतना ही। कौन सा रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो सब याद करने का जरूरत नहीं है। देन आया कार्डियक एमआरआई, मतलब कार्डियक एमआरआई हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन आता है सीटी स्कैन। तो एमआरआई सीटी स्कैन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सीटी स्कैन में क्या होता है, एक्सरे के साथ इमेज आती है, और एमआरआई में विदाउट एक्सरे। तो ये थोड़ी सी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं अंदर क्या चल रहा है, एग्जैक्टली अंदर हमारी बॉडी में क्या चल रहा है। देन ईसीजी, ईसीजी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उसके नीचे जस्ट एक और टेस्ट लिखा हुआ है, इकोकार्डियोग्राफी। तो मैच द फॉलोइंग में ईसीजी को इकोकार्डियोग्राफी नहीं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो ईसीजी तो बहुत कॉमन टेस्ट है आजकल, तो नॉर्मल हर एक लैब्स में भी मिल हो जाता है, बहुत सारे लैब्स में ऐसे इजीली अवेलेबल भी रहता है ईसीजी। तो ईसीजी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता है। ठीक है, हम चल रहे हैं, मतलब हार्ट हमारा बीट करते टाइम उसका, क्योंकि हार्ट जो पंप करता है, मोटर है ना वो एक, तो मोटर किससे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से। तो हार्ट भी इलेक्ट्रिकल उससे चलता है। तो उसकी वो जब हार्ट बीट करता है तो कैसे इलेक्ट्रिकल वेव्स होती हैं उसको ईसीजी रिकॉर्ड करता है। तो इलेक्ट्रो कार्डियो यानी कि हार्ट, ग्राम यानी कि मेजर करने का ग्राफ। ठीक है, तो बस इसमें ये याद रखना है कि इट मेजर्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ठीक है, कि हार्ट रेगुलर कितना अच्छे से चल रहा है। तो इससे हार्ट अटैक के टाइम पे आर्टरी का कुछ ब्लॉकेज होता है तो पता चल जाता है इसी चीज से। ठीक है, देन इकोकार्डियोग्राफी में क्या होता है, सोनोग्राफी, जो हमने अल्ट्रासाउंड साउंड पढ़ा था ना, वैसे ही सोनोग्राफी हो। तो हमें इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि वी आर नॉट डॉक्टर्स। ठीक है, तो हम पढ़ भी लेंगे तो ऐसा क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है। डायग्नोस्टिक टेस्ट पे अगर शॉर्ट नोट आ भी गया तो आप लोग को सारे टेस्ट के नाम लिख दो, बेसिक बेसिक वन वन लाइन लिख दो, दैट्स इट। बहुत डिटेल में कब कौन सा रिकमेंड करना चाहिए वो डॉक्टर का काम है, डॉक्टर बताएंगे कि कब। अभी एक्चुअली बोलते हैं हर एक ऐसा जो डेथ होता है कि जो सडन डेथ हो जाता है, उसके बाद एक वो डिबेट छिड़ जाती है कि स्ट्रेस टेस्ट सबको करवाना चाहिए। बट स्ट्रेस टेस्ट महंगा होता है, हर कोई नहीं कराता, डॉक्टर भी नहीं रिकमेंड करते कि स्ट्रेस टेस्ट कराओ। तो अल्टीमेटली बुकिश और नॉर्मल बातें अलग होती हैं, और डॉक्टर के पास जाओगे तो वो डॉक्टर का जजमेंट अलग होता है। ठीक है, तो इकोकार्डियोग्राफी यानी कि सोनोग्राफी। तो ये सब टेस्ट से अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग टेस्ट करते हैं, अलग अलग चीजें पता लगाने के लिए। तो एज पर वो तो डॉक्टर ही सजेस्ट करेंगे, हमें बेसिक बेसिक पता होना चाहिए। सबसे बेसिक टेस्ट क्या है, ईसीजी, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मेजर करता है। दूसरा है स्ट्रेस टेस्ट। ठीक है, ये दो हैं जो बहुत कॉमनली सुनने में आते हैं। एमआरआई है, सीटी स्कैन है, इकोकार्डियोग्राफी है, ये थोड़े से लेस कॉमन है। देन आता है कोरोनरी एंजियोग्राफी। अगेन एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी जो भी हम पढ़ेंगे वो भी बहुत फ्रिक्वेंटली सुनने में आती हैं, तो वो एग्जैक्टली पता होना चाहिए एंजियोग्राफी क्या है, एंजियोप्लास्टी क्या है। ठीक है, तो ग्राफी यानी कि पता लगाना, और प्लास्टी यानी कि प्लास्टिक सर्जरी, कुछ तो ठीक करा। ठीक है, तो ग्राफी से पता लगाते हैं क्या गड़बड़ है, और प्लास्टी से ठीक करते हैं। तो ग्राफी और प्लास्टी के बीच का अंतर पता होना चाहिए। तो जैसे इन जनरल भी एंजियोग्राफी करते हैं, बट तो एंजियोग्राफी में क्या करते हैं कि कि एग्जैक्टली ब्लॉकेज कहाँ है। जैसे मोस्टली किसी को हार्ट अटैक आता है या कुछ होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो तुरंत से एंजियोग्राफी करनी पड़ती है, या इन जनरल भी किसी को लग रहा है तो डॉक्टर बोलते हैं एंजियोग्राफी। ब्लॉकेज जो है आजकल, पहले ये सब टेस्ट होते थे बड़े बड़े, अभी तो आजकल एंजियोग्राफी से ही पता लगा लेते हैं ब्लॉकेज क्या है। पहले वो सब जो अभी हमने पढ़े ना, एमआरआई सीटी स्कैन, वो सब करने पड़ते थे, अभी एमआरआई एंजियोग्राफी से इजिली पता चल जाता है। तो उससे क्या करते हैं कि हमारे बाहों से आर्म से लेके ट्यूब डाला जाता है एक पतला सा, और वो ट्यूब को ऐसे हार्ट तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो उसमें कभी कभी वो ट्यूब के साथ एक डाई या फिर एक्सरे
नहीं सॉरी, एक्सरे भी एक डाई भी डाली जाती है जो एक्सरे पे डिटेक्ट हो जाए, ठीक है। अ डाई दैट कैन बी सीन ऑन एक्सरे। तो हमने डायग्नोस्टिक जब बीपी और हेल्थ पैरामीटर्स वाला चैप्टर पढ़े थे, तब हमने पढ़ा था कि एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में एक्सरे का यूज होता है। वो जो ट्यूब डाला जाता है आर्म के थ्रू जो हार्ट तक पहुंचता है, तो उसको वो कहाँ तक पहुंच रहा है, कहाँ पे ब्लॉकेज है, तो उसको देखते कैसे, एक्सरे पे। तो वो एक्सरे से अटैच्ड होता है, कैसे, उसके थ्रू एक डाई डिटेक्ट ट्यूब कहाँ से इंसर्ट कर, देखो लिखा है इसमें। ये थोड़ा पीछे वाला हाँ 17th पेज, एक सेकंड। मेरा वो नहीं चलता है। अभी ठीक है। हाँ 17th पेज पे लास्ट लाइन लिखे, द डॉक्टर पासेस अ कैथेटर थ्रू एन आर्टरी इन आर्म और ग्रॉइन, या तो हाथ से, आर्म से, या फिर पैर से, थाइस से, वो हार्ट तक डाली पहुंचाई जाती, ठीक है। और उसके एंड पे एक डाई इंजेक्ट होती है, वो डाई एक्सरे से डिटेक्ट होती है, तो वो जहां जाके रुक जाएगी तो वो ब्लॉकेज दिखेगा, ठीक है। तो पता लग जाएगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली ब्लॉकेज है। डाई मतलब वो कलर वाला डाई? मतलब कोई भी कलर वाली चीज डाई, जैसे हम बाल डाई करते हैं या कपड़े डाई करते हैं, वो भी कलर ही होता है। और जो जिस भी चीज में कलर हो उसे डाई हो, तो DYE डाई, तो कलर वाली डाई। बट DIE समझ में आ रहा तो हार्ट में, बॉडी में जो डालेंगे वो अलग डाई होगी, और जो हम जैसे कपड़े करते हैं, बाल कलर करते हैं, वो अलग डाई होती है। तो ये वाली डाई जो कलर होता है वो रेडियो एक्टिव, वो सॉरी एक्सरे पे डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो उससे देखो समाओ सारा एग्जैक्टली तो जो लोग करते हैं उनको ही पता होता है, या जिसने करवाई है, जिसने करवाई है उसको भी नहीं, जो लोग करते हैं उनको ज्यादा पता होता है एग्जैक्टली प्रोसीजर। तो ऐसे होता है, ठीक है। तो उससे पता चल जाता है ब्लॉकेज कहाँ है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, एंजियोग्राफी इज अ ट्रीटमेंट टू ट्रीट द ब्लॉकेजेस। तो ये फॉल्स हुआ, ट्रू हुआ? क्या पूछा, एंजियोग्राफी? फॉल्स। फॉल्स। हाँ, एंजियोग्राफी इज अ ट्रीटमेंट टू क्लियर द ब्लॉकेजेस, इज इट ट्रू और No, फॉल्स? no, no. It's not a फॉल्स। treatment. इट फॉल्स। इज फॉल्स। It is to diagnose the हाँ, disease, ठीक है। यस। the blockage. इज टू डायग्नोस, ठीक है। तो ऐसे आ सकता है क्वेश्चन। देन अगर ब्लॉकेज निकलता है, देन एंजियोप्लास्टी की जाती है, ठीक है। तो एंजियोप्लास्टी इज अ ट्रीटमेंट, एंजियोग्राफी इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो अगेन एक ट्यूब इंसर्ट किया जाता है वहीं से जहां से एंजियोग्राफी के लिए किया था। एग्जैक्टली डॉक्टर बोलते हैं कि एंजियोग्राफी कराइए, और अगर जरूरत है एंजियोप्लास्टी की तो तुरंत ही करा लो, ऑलरेडी वो होल बना हुआ है, ट्यूब इंसर्टेड है। करने के लिए वो जो भी प्रोसीजर है वो किया हुआ है। तो अगेन एक ट्यूब डाला जाता है, उस ट्यूब के पीछे पहले बलून लगाया जाता था। ये चेंज होते रहते हैं मेथड्स, ठीक है, इवॉल्व होते रहते हैं, हर एक इन्वेंशन होती रहती है, नई नई चीजें आती रहती हैं। तो हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। पहले बलून लगाया जाता था, अब ये मत समझना जो बलून हम बच्चे खेलते हैं, कुछ अलग टाइप का बलून होगा जो फूल जाता है। तो बलून उसके एंड पे होता था। तो जहां वो ब्लॉकेज, अगेन एक्सरे का यूज तो होएगा ही, क्योंकि हम एक्सरे से ही देख पाएंगे कि कहाँ कहाँ जा रहा है वो ट्यूब, ठीक है। उस ट्यूब के एंड पे बलून होता था, बलून होता है। जब वो उस जगह पे पहुंच जाता है ब्लॉकेज की जगह पे, तो उसको फुलाया जाता है, बलून को इन्फ्लेट किया जाता है। और मान लो ये आर्टरी है, ठीक है, ये एक पाइप है, पाइप में यहाँ पे ब्लॉकेज है, ठीक है, पूरा ब्लॉक हो गया है पाइप, ठीक है। तो हमने बलून फुलाया तो वो जो ब्लॉकेज होती है वो इधर से हटके दीवारों पे चिपक जाती है। मतलब या तो ब्लॉकेज एकदम से प्रेशर से वो हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, या फिर साइड में चिपक जाएगी, ठीक है, और फिर निकाल लेते। तो ये भी एक तरीका है एंजियोप्लास्टी का। वेरी वेरी सिंपल। पहले जो बाईपास होती थी, पूरा सर्जरी कर, बाईपास भी अभी हम पढ़ेंगे, उसके कंपैरेटिवली एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी बहुत ही इजी है। मतलब कोई सर्जिकल प्रोसीजर ही नहीं हुआ, सोचो बिना किसी चीर फाड़ के हम हार्ट तक अपनी आर्टरी को ठीक कर रहे हैं। तो आजकल ये भी बढ़ती रहती है। हाँ, तो इट इज अ वेरी मतलब इजी प्रोसीजर, मतलब देखा जाए तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। तो ये हुई एग्जैक्टली एंजियोप्लास्टी। तो कोरोनरी बलून एंजियोप्लास्टी, यहाँ पे पूरा डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम कोई बनाने को नहीं आएगा। तो ऐसे बलून फुला दिया, समझ गए ना, मतलब बैलून फूला तो उसने ब्लॉकेज को इधर उधर, या तो मतलब बर्स्ट, मतलब डिसबर्स हो गई ब्लॉकेज, या फिर इधर उधर चिपक गई साइड।
देन अभी आजकल स्टेंट्स भी चल रहे हैं। पहले सिर्फ बैलून डालते थे, तो बैलून से क्या होता था, कहते हैं ना कि ऑपरेशन इतने टाइम के लिए सक्सेसफुल रहेगा। अभी स्टेंट आने से थोड़ा सा ऑपरेशन का जो वैलिडिटी है, अगर आप लाइफस्टाइल मेंटेन करोगे तो लाइफ टाइम भी रहता है। तो स्टेंट्स में भी बहुत सारे वैरायटी, पहले के जो स्टेंट्स थे उनका सक्सेस रेट कम था, अभी के जो स्टेंट्स आने लगे हैं उनका सक्सेस रेट ज्यादा है। तो ऐसे स्टंट्स क्या है कि एक तरीके से ऐसे समझ लो, एक सर्जिकल स्टील का एक छलनी टाइप होता है, एक स्प्रिंग की, सर्जिकल स्टील की बनी हुई एक स्प्रिंग छोटी सी, ठीक है। तो बलून के साथ वो सर्जिकल स्टील की एक छोटी सी स्प्रिंग भी डाली जाती है। अगेन वो बलून फुलाया जाता है, और उस सर्जिकल स्टील की स्प्रिंग पे अभी आजकल कुछ कुछ मेडिकेशन भी लगा देते हैं, ठीक है। तो अगेन वो बलून फुलाने से वो चिपक जाती है, वो जो ब्लॉकेज थी वो इधर उधर होके साइड में हो जाती है, और वो रास्ता खुल जाता है, पाइप खुल जाता है। और स्प्रिंग, पहले क्या था, बलून फुला के उसको डिस्बर्स कर दिया, फिर निकाल लिया पाइप। अभी क्या है, स्टंट को वहीं बैठा देते हैं, स्टेंट। तो उससे क्या होता है, वो स्प्रिंग वहां बैठी रहती है, तो वो वापस से ब्लॉकेज होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे एक स्प्रिंग बैठा दिया है, और स्प्रिंग में कुछ कुछ आजकल मेडिकेशन कोटिंग भी कर देते हैं, जिससे कि ब्लॉकेज कुछ होगी भी तो वो उसको डिसॉल्व कर देगा वो मेडिकेशन। तो ऐसे अलग अलग आते रहते हैं। बेसिक हमें ज्यादा डिटेल में नहीं, बस थोड़ा थोड़ा मतलब माइन्यूट एक आइडिया होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि एंजियोप्लास्टी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर, तो इट इज अगेन फॉल्स, इट इज अ नॉन सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है। अगेन इसका भी डायग्राम दिया हुआ है 20 पेज पे, जस्ट देख लीजिए, कोई ऐसा बनाने को नहीं आएगा। आपको पता होना चाहिए कि एंजियोप्लास्टी और बाईपास में डिफरेंस, ठीक है। तो अभी बाईपास, तो पहले तो बाईपास ही होती थी, अभी एंजियोप्लास्टी जब से आ गई है तो मोस्टली एंजियोप्लास्टी ही करते हैं। रेयर केसेस में जब एंजियोप्लास्टी से डॉक्टर्स को लगता है नहीं हो पाएगा तो बाईपास करते हैं। तो अभी एंजियोप्लास्टी कहाँ करेंगे, एक जगह ब्लॉकेज है तो चलो एंजियोप्लास्टी कर दी वहां तक। अभी मल्टीपल जगह ब्लॉकेज है, बहुत सारी जगह ब्लॉकेज है, तो कहाँ कहाँ तक, बहुत सारे ऐसे तो डालते हैं, चार चार स्टंट्स भी पड़े होते हैं किसी को, पर और भी बहुत ब्लॉकेज है, या डिपेंड लगता है कि डॉक्टर्स को नहीं होगा एंजियोप्लास्टी से ठीक हो, तो वही असेस कर पाएंगे डॉक्टर लोग कितना ब्लॉकेज है, तो फिर बाईपास करते हैं। तो बाईपास पूरा एक क्या है, बड़ा ऑपरेशन। अभी देखो हार्ट का है हमारे रिब केज के अंदर, तो हार्ट तक कुछ भी डाल ऑपरेशन करने के लिए, देखो अभी हम नॉर्मली सिजेरियन ऑपरेशन होता है, तो जस्ट हमारा ये नीचे का पेट में यहाँ पे कोई रिब्स तो नहीं है, हड्डी तो नहीं है, हमारी ये 7 लेयर की ये काटनी होती है, तो पहुंच जाते हैं यूट्रस तक। बट यहाँ पे लंग्स में या फिर हार्ट में कुछ भी करना है तो रिब्स है, तो बोन्स रिब्स भी काटनी पड़ती है। तो वो समझ लो प्रॉपर आरी से वो रिब्स टाइप काटनी पड़ती है। तो ये स्किन तो कटेगी, मसल भी कटेगी, अंदर से बोन्स भी कटेगी, तो थोड़ा सा मेजर ऑपरेशन हो जाता है, ठीक है। तो बाईपास में क्या करते हैं कि जैसे ये हार्ट है, ठीक है, हमने बोला था कि एक एओर्टा से कोरोनरी आर्टरी निकलती है, वो हार्ट को ब्लड पहुंचाती है। अब उसमें बहुत सारे, कोरोनरी आर्टरी भी एक नहीं होती है, 2 होती है, ठीक है, और वो भी फर्दर ब्रांच हो जाती है हार्ट तक पहुंचने के लिए। जैसे एक कोरोनरी आर्टरी, मतलब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता वो ब्रांच क्या होती है, वो पूरा एंजियोग्राफी में आता है कि कैसे कैसे ब्रांचिंग है उसकी। तो अलग अलग व्यक्तियों में बहुत सारी ब्रांचेस भी क्रिएट हुई भी होती हैं। जैसे जो लोग फिजिकली फिट होते हैं, बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहते हैं ना, उनकी कोरोनरी आर्टरी की बहुत सारी ब्रांचेस नेचर ने अपने आप बनाई हुई होती हैं। तो मतलब हमारी बॉडी अपने आप बहुत सारे बाईपास बना के रखती है कि इधर ब्लॉकेज हो गया तो इधर से पहुंचा देगा, इधर ब्लॉकेज हो गया तो इधर से पहुंचा देगा। फिजिकली जितना फिट रहते हैं उतना वो बाईपास बॉडी अपने आप बना के रखती है। तो बाईपास सर्जरी में भी यही होता है कि जैसे मान लो ब्लॉकेज है, तो कोई एक, अभी पैर की आर्टरी सबसे लंबी होती है, ठीक है, तो पैर में से मोस्टली थाए, पैर में से ही, वहां पे एक पैर में से एक आर्टरी को काट के थोड़ा सा बीच में से कट लगा के, और यहाँ पे उसको बीच में लगाया जाता है। मतलब वो वाली आर्टरी नॉर्मल होती है तो उसको यहाँ पे ग्राफ्ट किया जाता है। तो मतलब वो वाली ब्लॉकेज तो रहती ही है जो थी, उसके बजाय एक दूसरा रास्ता खोल देते हैं। मतलब ये रास्ते पे जाम है तो डाइवर्जन कर दिया, तो एक डाइवर्जन वाला रास्ता बना देते हैं। पैर की पार्ट भी उसका क्या? वो बीच में बहुत बड़ी होती है तो काट के उससे फिर वापस जोड़ देते होंगे, टाई कर देते होंगे, तो फिर वापस से वो ग्रो कर जाती होगी। तो एग्जैक्टली नहीं पता, तो बट समझ
समझने के लिए बोलो। ऐसे ही होता है, अपने आप ऑटोमेटिकली जॉइंट हो जाती है बात। हाँ। नहीं, मैं सोचा था पैर काट दी तो पैर का क्या, हाथ के ऊपर की जोड़। अच्छा, ये जस्ट टू शेयर, अभी हमें किसी तो इसमें बताया था ना कि हस्त पार्श्वासन करते हैं तो उसमें हार्ट के ब्लॉकेजेस तक खुल सकते हैं। ये लैंग्वेज मतलब सुनी थी हमने, हाँ। खुल सकते हैं। हाँ। जो हस्त पार्श्वासन करते हैं ना, कि दोनों हाथ पीछे जोड़े हाँ। बटक्स के पास और फिर पीछे और ऊपर। हाँ, ये वाला अनु ने जो दिखाया अभी। हाँ। आगे की तरफ तो बेंड होते हैं, राइट? हाथ पीछे करके आगे की तरफ बेंड होना होता है। बैंड नहीं होते, बैंड नहीं होते। Yes. बैंड नहीं चेस्ट, होते खाली, हाँ। अच्छा, नहीं ओके, होते ठीक है, समझ ऐसे। गई मैं। हाँ, चिन अप रहेगा और थोड़ा सा, ठीक है, फाइन। हाँ, राइट राइट। हाँ, उसमें है व्हाट नॉट टू डू इन आसन, की बैंड नहीं होना है, मतलब कमर सीधी रहेगी, जस्ट दोनों हाथ ऐसे पीछे लेके ऊपर और पीछे। जस्ट आई थॉट ये ऑफ संधि शेयरिंग। चालन क्रिया, संधि चालन क्रिया में बेंड होना है ना, वो कमर की संधि चालन क्रिया, उसमें वो हस्त पार्श्वासन करके बेंड होते हैं ना। हाँ 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 हाँ, ना। संधि चालन में होता। तो ओके। जस्ट याद है, ये हाँ। आसन हम सर्कुलेटरी सिस्टम में डाल सकते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज के लिए जैसे हस्तासन भी बोला गया है, ये काफी सारे जिसमें चेस्ट ओपन होती है ना, उसमें बोला गया है कोरोनरी आर्टरी ओपन होती है। तो बाईपास में ये होता है, ठीक है। तो बाईपास में अभी पूरा सब कुछ काटा पीटी करेंगे तो पर्सन को बेहोशी किया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया, जनरल यानी कि पूरा एनेस्थीसिया। सिजेरियन में लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, यानी कि उतने ही पार्ट में एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है। तो बाईपास में ये होता है। तो जस्ट मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, मैंने कहीं तो पढ़ा था, एक केस हिस्ट्री, कि एक व्यक्ति को बाईपास सजेस्ट किया था, उसका एंजियोग्राफी किया था, तो ब्लॉकेजेस आया था, ठीक है। तो यहाँ का नहीं है, अमेरिका का है कहीं पे का तो स्टोरी, तो उसे बाईपास सजेस्ट किया गया था। तो एक बहुत फेमस क्लिनिक है मायो क्लिनिक, मतलब वो सबसे बेस्ट क्लिनिक है और ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब मायो क्लिनिक का सबसे बेस्ट रहती है सारी जो भी चीजें रहती है। तो वो मायो क्लिनिक में उसने सेकंड ओपिनियन लिया। तो उन्होंने उसका जब एंजियोग्राफी के वो देखे ना रिजल्ट्स, तो उन्होंने कहा कि आपके शरीर में इतनी ज्यादा नेचुरल बाईपास बनी हुई है, मतलब इतनी ज्यादा ब्रांचेस ऑलरेडी है कि जो ब्लॉकेज है उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब बाईपास में डाइवर्जेंस ही तो बनाते हैं ना, तो आपके शरीर में ऑलरेडी इतने डाइवर्जेंस बने हुए हैं कि ब्लॉकेज कितनी भी हो जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसको उन्होंने बोला कि नो नीड ऑफ एनी सर्जरी, एंड ही लिव्ड वेरी लॉन्गर। तो वो अच्छे से रहा। अच्छा, मेरा एक थॉट और था कि करेक्ट कर सकते हैं इफ आई एम रॉन्ग, कि मुझे ऐसा लगता है कि बीच बीच में हमें अपने हार्ट का पंपिंग करते रहना चाहिए, कि जैसे थोड़ी बहुत रनिंग है, राइट। क्योंकि योगाभ्यास में हमारे हार्ट पे कोई वो नहीं होता है, इन द सेंस कि हमारा हार्ट रेट और कम होता है, राइट। लेकिन समय समय पर हमें थोड़ी बहुत रनिंग ऐसी करती रहनी चाहिए जिससे हमारा हार्ट का थोड़ा सा पंपिंग बढ़े। हाँ। और जिसकी वजह से मतलब एक ऑल्टरनेट बाईपासेस भी अगर बन सकते हैं तो बन जाए। यस यस। ये ब्रिस्क से भी बनते हैं, तो ब्रिस्क वॉक से भी कर सकते हैं। लेकिन जिसकी कैपेसिटी है उसको डेफिनेटली कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। दिस इज माई थॉट। नहीं नहीं, डेफिनेटली करना चाहिए। जैसे अपने सूर्य नमस्कार में भी हार्ट रेट हाई होता है, तो सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। मतलब योगाभ्यास अच्छा है, हम हार्ट रेट को वहां पे स्लो डाउन कर रहे हैं, बट वी नीड टू डू समथिंग, सम फिजिकल एक्टिविटीज जहाँ पे हाई हो रहा है हार्ट रेट। नहीं, अगर लेकिन सूर्य एक्चुअली नमस्कार आपकी जो थोड़ा वॉकिंग फास्ट है पेस ना, में करेंगे तो वो कार्डियो हो जाएगा, राइट? हाँ। तो हाँ, वो करेक्ट। सेम एज रनिंग, उसका ही इफेक्ट होगा वो। हाँ। और साइकिलिंग से भी सेम है ना, कार्डियो की है ना साइकिलिंग भी। हाँ, हाँ, क्योंकि मेरे साइकिलिंग नीज का प्रॉब्लम है तो मैं चल भी नहीं सकती। मेरी भी प्रॉब्लम्स कई छोटी छोटी लगी रहती। नहीं एक्चुअल क्या है, आपका जो वॉकिंग रूट रहे ना, उसमें थोड़ी सी मतलब थोड़ा स्टेप्स रहे, थोड़ा जैसे उतार चढ़ाव होता है ना, जैसे आप थोड़ा ऊंचे पे चढ़ रहे हैं फिर थोड़ा नीचे जा रहे हैं, मतलब वो रैंप। थोड़ा थोड़ा पार्ट सारा रहना चाहिए ऐसा। लेकिन वो नीज की प्रॉब्लम की वजह से मैं कर नहीं पाती हूँ, मेरे पेन होता है। कोई नहीं, मतलब एज हाँ। जितना मम्मा, आपके आप best- स्विमिंग किया करो, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ। हाँ,
वो सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है मेरे को का पानी नहीं अच्छा क्या कोई नहीं, आप नॉर्मल वॉक करो, है ना, या हाँ नहीं लेटे लेटे। प्रीति बिल्कुल ठीक कह रही है, वो बेचारी बड़े सालों से मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैं जाती भी हूँ फिर मैं बोर हो जाती हूँ, मुझे पानी में जाना अच्छा नहीं लगता। वो सारे फिर बाल धोवो ये करो, इतना पूरा झंझट ना, थोड़ी देर जाओ और कल कल प्रीति ने हमें बहुत कहानियां सुनाई हैं। अच्छा नहीं नहीं, अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई है, ऑल गुड, ऑल इन गुड सेंस। अच्छा वसुधा, आई हैव वन टू क्वेश्चंस। तो जो भी हम लोग ये कह सकते हैं कि हार्ट हार्ट से रिलेटेड ये जो भी हमने 3 एंजियोप्लास्टी और ये सब देखा है, ये हाँ, हाँ। कोरोनरी आर्टरी से ही रिलेटेड है? ब्लॉकेज ओनली इन कोरोनरी आर्टरी या एनी अदर आर्टरी? अभी हम बात सिर्फ हार्ट की कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ कोरोनरी आर्टरी की ही बात हो रही है। एक्चुअली कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होगा तो हार्ट पे असर आएगा, ठीक है, गॉड। तो इसके लिए ये सब करते हैं। पर ब्लॉकेज तो ब्रेन की आर्टरी में भी हो जाती है, तो जिससे स्ट्रोक होता है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर्स रहते हैं, अभी वहां पे तो वो हम एंजियो, अलग है। हाँ वहाँ के प्रोसीजर्स अलग हैं, कोई बट से भी हार्ट आर्टरी। अटैक अगर आता है या हार्ट से रिलेटेड कुछ भी होता है तो वो कोरोनरी आर्टरी की वजह से होता है। हाँ, तो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है। ठीक है। क्योंकि और ये सॉरी सॉरी प्रीति कंटिन्यू। सॉरी, वन क्वेश्चन मोर। ये अभी आपने बोला कि किसी ने टेस्ट कराया था अपना और फिर उन्होंने मेयो क्लिनिक में दिखाया, तो वो रेगुलर टेस्ट कराया था या मतलब उनको कोई सिम्टम था हार्ट ब्लॉकेज का? वो पता नहीं, एग्जैक्टली मुझे। उन्होंने क्योंकि किसी तो इसके बुक हम्म, ब्लॉकेज आएगा, मतलब ब्लॉकेज का सिम्टम तो होगा ही नहीं अगर बाकी के पार्ट्स ओपन होंगे तो। हाँ, तो सिम्टम नहीं होगा। ओके तो मे बी इन जनरल, जैसे वहां पे तो रेगुलर टेस्ट होते रहते हैं ना, अमेरिका में तो एक राइट, एज के बाद बोलते हैं कि कराओ, तो वैसा। गॉट इट। अभिषेक कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं, वो एक बुक में पढ़ा था हम लोगों ने। हम्म और भी 2-3 जगह में पढ़ चुकी हूँ वो वाली। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, थैंक यू। एक जैसे हाँ, अगर आर्टरी में कोई एक आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाए, बराबर, तो जो ये सारी जो हमने अभी बात की, जैसे सूर्य नमस्कार है, नॉर्मल आसन्स और प्राणायाम, समझ आया कि दैट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द कैपेसिटी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। बट ये जो जैसे सूर्य नमस्कार करना है या हार्ट को पंप ज्यादा हो, जैसे रनिंग एंड ऑल, ये उनको नहीं करना चाहिए, राइट? कॉन्ट्रा इंडिकेट हो जाए। अगर हाँ ब्लॉकेज है तो नहीं करें। ओके। हाँ, मतलब वो डॉक्टर बताएंगे कि कितना एक्टिविटी कर सकते हैं, कितना ब्लॉकेज है, कितना एक्टिविटी कर सकते हैं, तो वो एग्जैक्टली डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि बहुत ये ज्यादा। इसलिए मैंने पूछा कि मेरे फैमिली में अभी 2 दिन पहले मुझे पता चला, एक मतलब है, मेरे जो मेरी कजिन है उनके हस्बैंड को आया है, लेकिन डॉक्टर ने मना किया है, ऑपरेट नहीं करना है, मतलब वो लेवल का ब्लॉकेज नहीं है। आप यू डोंट हैव टू गो थ्रू एनी प्रोसीजर। ओके ओके ओके, तो मेडिसिन दिए होंगे कि ब्लॉकेज को नॉर्मली डिसॉल्व करने के लिए। अभी वो लोग थोड़ा वेडिंग्स में बिजी है, बट दे विल गेट बैक, मतलब उन्होंने बोला है कि ही वांट्स टू जॉइन ऑनलाइन। सो ओके ओके, फिर भी आई थिंक ऐसा तो नहीं कि कंप्लीटली फिजिकल एक्टिविटी बंद करेंगे, वॉक तो कर ही सकते हैं, वॉक इज द सेफेस्ट। तो ओके। वॉक तो करने के लिए डॉक्टर ने आई थिंक सपोज नहीं मतलब नहीं मना करेंगे। अगर ब्लॉकेज इतना है कि कुछ टेस्ट भी नहीं, मतलब कुछ प्रोसीजर भी नहीं बोला है, तो वॉकिंग तो कर ही सकते हैं। तो फिर भी मैम, एक बार वसुधा जी, एक क्वेश्चन था कि जो बीपी पेशेंट हैं उनको हम लोग कार्डियो दे सकते हैं क्या? मीन्स फॉर सम टाइम, फिर उनके फिर से रिलैक्सेशन दे, ऐसा कर सकते हैं हम लोग? हाँ दे सकते हैं। हम्म, कार्डियो करवा सकते हैं, राइट? हाँ और उन्हें जैसे हमारी बुक्स में बताया गया कि उन्हें होल्डिंग एंड सस्पेंशन नहीं देना है, बट कोई कोई कर पाते हैं, तो कैन वी गिव देम होल्डिंग एंड सस्पेंशन? हाँ मतलब प्राणायाम में जो यस, होता है, यस, यस, कुंभक। यस, 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 कुंभक दे एंड कैन बी गिवन, राइट? आराम से, ओके, ओके, थैंक यू। जो एज पर कैपेसिटी। मेरे फैमिली में तो मतलब बहुत सारे बीपी वाले हैं, तो बट उनका जनरली इन जनरल जेनेटिक है, तो दे आर लाइक कि वेरी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, तो कुछ भी करवा लो, कुछ भी कर लेते हैं, हमसे ज्यादा अच्छा कर लेते हैं सारा कुछ।
तो उनका मतलब जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से मे बी होगा, बट दे आर एबल टू डू एवरीथिंग, मतलब कुंभक भी लगा लेंगे, कार्डियो भी कर लेंगे, भाग भी लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, एज पर कैपेसिटी कर सकते ओके मैम थैंक यू। अच्छा एक वसु मैम मुझे ऐसे लग रहा है आज के सेशन में सबके हार्ट ओपन हुए, मैं सबके अभिषेक हार्ट ओपन हो रहे हैं। मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले ना अभिषेक को बोली, मेरे को, मैं आप लोग को पहले भी बोला था, मेरे को ये जो डिसीजेस आ जाती है ना, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता पढ़ाने में क्योंकि हम लोग वही बीमारियों को वही डिस्कस करते रहते हैं ना, फिर वो नेगेटिव हो जाता है, तो मैं कहा यार बिल्कुल मजा मन नहीं कर रहा पढ़ाने का। क्योंकि क्या वही 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 लेकिन बात। अच्छा लेकिन सब लोग एंजॉय कर रही है आज का सेशन, तो मतलब हार्ट का। हाँ अच्छा मुझे एक पॉइंट और ऐड करना था, सावन सर की बात थी कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर हमें दवाई दे देता है, लेकिन प्रॉब्लम और उस दवाई के बीच एक सॉल्यूशन होता है लाइफस्टाइल चेंज। कि कोई भी बीमारी, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस जो है हम लाइफस्टाइल चेंज से रिवर्ट कर सकते हैं। तो अगर हार्ट के जैसे ब्लॉकेजेस वाली चीज है कि अभी अनु ने एक केस स्टडी बताई कि कजिन के हस्बैंड को डिटेक्ट हुआ, लेकिन डॉक्टर ने बोला अभी ऑपरेट मत करो, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को भी पता होता है कि हाँ लाइफस्टाइल चेंज से कुछ चीजें ठीक हो सकती हैं या फिर वहीं थम सकती हैं, उसके आगे नहीं जाएंगे। तो मतलब और नेचुरोपैथी में सारी कहानी जो है कि मतलब अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखो, बी कनेक्टेड टू द नेचर, कि नेचर के हिसाब से ही काम करो। तो ये हम लोगों के मतलब पेशेंट्स को तो हमें ऐसे ही डील करना है, अगर जो भी आएंगे फ्यूचर में हमारे पास। कि मतलब जस्ट वांटेड टू हाईलाइट एक लाइफस्टाइल चेंज जो चीज है ना, दैट इज ऑलवेज हैज अ की टू फिक्स दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अभी कंटिन्यू करते हैं। चलिए अभी तो 22 पेज पे आ जाए। तो अगेन अभी तक जो था वो थोड़ी याद करने जैसी समझने जैसी चीज थी। अभी इसके बाद तो जस्ट बेसिक चीजें जो ऑलरेडी सबको पता ही है ऑलरेडी, बीइंग इन योग। तो रिस्क फैक्टर्स, तो कार्डियक डिसीजेस के या ब्लॉकेज के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो कुछ हमारे कंट्रोल में होते हैं, कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होते। जैसे कि इसमें लिखा हुआ आ जाता है, आ सकता है क्वेश्चन शॉर्ट नोट, रिस्क फैक्टर्स बताओ हार्ट डिसीजेस के या ब्लॉकेजेस के। तो या फिर नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स बताओ। तो अनकंट्रोलेबल जो हमारे हाथ में नहीं है। तो जेंडर, जनरली लड़कों को ज्यादा टेंडेंसी होती है, जेंट्स को, एज फॉर हार्ट डिसीज एज कम्पेयर टू फीमेल्स, क्योंकि हमारे को फीमेल्स में पीरियड्स आते हैं तो वो अलग टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं, हमारा ब्लड निकलता रहता है रेगुलरली, तो एक वो हो जाता है सर मतलब रिसाइकलिंग होती रहती है। तो पर वो जो फीमेल्स के पास एक्स्ट्रा एज होता है, एक्स्ट्रा एडवांटेज, वो मेनोपॉज के बाद खत्म हो जाता है। ठीक है, आफ्टर मेनोपॉज दे आर ऑल्सो एट द सेम पर रिस्क एज कम्पेयर टू फीमेल्स, लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, एज कम्पेयर टू मेल। हाँ एज कम्पेयर टू मेल्स। एज, जैसे जैसे एजिंग होती है, हमारी बॉडी भी एक मशीन है, भगवान ने बनाई है। ठीक है, जैसे जैसे एज होगी वेयर एंड टीयर होगा, ब्लॉकेजेस होंगे, या धीरे धीरे तो बंद होगा ना कुछ तो। देन हेरिडिटरी और जेनेटिक फैक्टर्स, किसी किसी को हेरिडिटरी या जेनेटिकली विरासत में मिली होती है बीमारियां, मतलब यह टेंडेंसी होती है। अब कोई कोई होता है ना, कितने स्मोकर होते हैं, कुछ नहीं होता, किसी किसी को स्मोकिंग स्टार्ट करते ही हो जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी जेनेटिक कैसी। तो ये थे नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम अपनी जीन्स को नहीं बदल सकते, हम अपना जेंडर नहीं चेंज कर सकते, हम अपनी एज को कम नहीं कर सकते। देन कंट्रोलेबल फैक्टर्स क्या है, ठीक है, हाई बीपी। तो हाई बीपी है तो हाई बीपी से भी हार्ट डिसीज हो सकती है। तो है, तो पहले तो बीपी को कंट्रोल करो, नहीं कंट्रोल हो पा रहा है तो मेडिसिन, ठीक है, तो मेडिसिन लेके कंट्रोल करो, बट करो। ठीक है, तो इसमें लिखा भी है एक्सरसाइज, अ हेल्दी डाइट एंड मेडिकेशन, पेज नंबर 23 पे से बीपी को कंट्रोल कर सकते। बीपी एक ऐसी चीज है कि जो इजीली कंट्रोल की जा सकती है, इफ नॉट विद एक्सरसाइज एंड डाइट, विद मेडिकेशन इट कैन बी इजिली कंट्रोल। देन डायबिटीज, डायबिटीज से बहुत सारी हार्ट डिसीजेस होती हैं, क्योंकि जब शुगर बढ़ता है ब्लड में तो ब्लॉकेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो डायबिटीज को भी कंट्रोल में करें, अगेन डाइट, लाइफस्टाइल एंड मेडिकेशन से।
देन स्मोकिंग, स्मोकिंग से ब्लॉकेजेस बहुत होते हैं, तो स्मोकिंग छोड़ो। हाई कोलेस्ट्रॉल, तो हाई कोलेस्ट्रॉल अगेन डाइट, लाइफस्टाइल और मेडिकेशन से हाई कोलेस्ट्रॉल को, जिसका एलडीएल ज्यादा होता है उसको ब्लॉकेजेस होते हैं, वो हमने पढ़ा था कोलेस्ट्रॉल में, एलडीएल इज बैड, एचडीएल इज गुड। तो एलडीएल को कम करना है और एचडीएल को बढ़ाना है। तो सभी केसेस में डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज और मेडिकेशन। देन ओबिसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, मोटे हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो करिए। देन स्ट्रेस, मोटे में मैं एक वर्ड करेक्ट करना मोटे चाहूंगा, में ओबीस। ओबीज, हाँ, मोटे और ओबीस में डिफरेंस। मतलब अनकंट्रोलेबल वेट गेन है, ठीक है। देन स्ट्रेस, स्ट्रेस भी कुछ हद तक कंट्रोलेबल होता है पर कुछ हद तक अनकंट्रोलेबल भी होता है स्ट्रेस। बट स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को मैनेज करें, थोड़ा सा मतलब एंटरटेनमेंट में, हॉबीज में दिमाग लगाएं, फन की तरफ भी ध्यान दें। तो स्ट्रेस, अच्छा इसमें लिखा है स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज अ रिस्पॉन्स दैट आवर बॉडी शोज टू एनी डिमांडिंग सिचुएशन। हमारे सामने कोई भी डिमांडिंग सिचुएशन आती है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है। तो स्ट्रेस फिजिकल भी होता है और मेंटल भी होता है। मेंटल स्ट्रेस, घर में कुछ हो गया, बच्चों ने कुछ किया, गुस्सा आ रहा है, जॉब चली गई, कहीं पे कुछ चोरी हो गई, वो सब मेंटल स्ट्रेस होते हैं। फिजिकल स्ट्रेस क्या हो गए, कुछ इन्फेक्शन हो गया, तो कोई कोई इन्फेक्शन, जैसे कोविड के बाद से बहुत सारे लोगों को हार्ट का इश्यूज बढ़ गए कोविड के टाइम पे। तो कोविड वायरस से कुछ ऐसी जीन्स एक्टिवेट हो जाती हैं जो हार्ट को नुकसान पहुंचाती है कोविड के इन्फेक्शन से। तो ऐसे कोई कोई इन्फेक्शन से बैक्टीरिया वायरस सोचो कितने छोटे होते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, है ना। तो कहते हैं ना वो नाना पाटेकर का डायलॉग है ना, एक मच्छर आदमी को, तो वो जड़ा बना दे। तो एक बैक्टीरिया वायरस क्या से क्या नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इन्फेक्शन यानी कि हमारा फिजिकल स्ट्रेस, और एक होता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंगर, एंजाइटी, ठीक है। तो जो भी स्ट्रेस होते हैं वो हमारी बॉडी में जनरली हार्ट जो होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, यानी कि सिंपैथेटिक। जब हमें चाहिए हार्ट रेट बढ़ता है, जब हमें चाहिए तो हार्ट रेट स्लो डाउन हो जाता है। बट जब हमें रेगुलर, एक हद तक स्ट्रेस अच्छा है कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो बोलता है कि हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़ाओ, फास्ट करो पंपिंग ब्लड की। बट वो कंटिन्यूअस सिंपैथेटिक ही एक्टिव है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव है ही नहीं, तो फिर वो कंटिन्यूअस स्ट्रेस से हार्ट पे लोड पड़ता है। तो इसके लिए अनुलोम विलोम तो बेस्ट प्रैक्टिस है, जो अपना सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को बैलेंस करके रखती है, ठीक है। तो ये सब है फैटी फूड, अपनी डाइट में फैटी फूड को थोड़ा कम करें, घी तेल मतलब थोड़ा सा अनसैचुरेटेड फैट्स बढ़ाएं, और सैचुरेटेड फैट्स एक्सेप्ट घी, देसी काऊ का घी, वो खा सकते हैं। तो अगेन लिखा है हार्ट डिसीज एक मेनली लाइफस्टाइल डिसीज है, ठीक है। लाइफस्टाइल यानी कि हमारे पुअर लाइफस्टाइल की वजह से। तो सारी बातों में स्ट्रेस कम लें, एक्सरसाइज करें, मेडिकेशन लें अगर लेना है, और डाइट को मैनेज करें। मन प्रसाद जो कल बताया था ना, पूरे दिन खुश रहने की कोशिश करें। तो प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिसीज बाय मॉडिफाइंग लाइफस्टाइल, तो अगेन वही फिजिकल एक्टिविटी, अगेन इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, रटने की जरूरत नहीं है, सबको पता ही है। फिजिकल एक्टिविटी करें जिससे हार्ट रेट, कार्डियो स्पेशली, ठीक है, योग नहीं, योग इज नॉट अ फिजिकल एक्टिविटी, कार्डियो करें जिससे कि स्टेइंग एक्टिव, ठीक है। हेल्दी ईटिंग प्लान, अच्छे से हेल्दी खाना खाएं, शुगर, ऑयल कम खाएं, थोड़ा सा नमक का इंटेक बहुत ज्यादा ना करें। बिहेवियरल चेंजेस जो हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं, कि एंटरटेनमेंट करें, लेट नाइट ईटिंग ना करें, स्मोकिंग ना करें, बिंज ईटिंग ना करें, ये सब चीज। देन पॉइंट्स टू रिमेम्बर, यहाँ पे सब ये हम हेल्थ पैरामीटर्स बीपी मेजरमेंट्स में भी पढ़ चुके हैं। एवरेज ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, mmHg, ठीक है, Hg यानी कि मरकरी। तो 140/90 तक भी एक एवरेज नॉर्मल माना जाता है। तो डायबिटीज वालों को थोड़ा सा और कम पे ही कंट्रोल कर लेना चाहिए। तो ये सब नंबर्स याद करने की एग्जैक्टली जरूरत नहीं है डायबिटीज वालों के लिए कितना है, ऐसे मतलब 120/80 नॉर्मल है, 140/90 है, तो हाँ मतलब चलो इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है, एलडीएल जो है वो 100 के नीचे होना चाहिए।
अभी इसमें बॉर्डर लाइन वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, 100 के नीचे होना चाहिए एलडीएल। एचडीएल जो है वो 45, 35 to 45, मतलब जितना अच्छा हो, 45 to 60 भी होता है तो अच्छा है। तो 45 से ऊपर हो गया तो ये नहीं अरे गड़बड़ हो गया, 35 से नीचे नहीं होना चाहिए एचडीएल, 45 से ऊपर होगा तो चलेगा। लिखा है ना, बॉर्डर लाइन शुड नॉट बी बिलो 30, तो बॉर्डर लाइन नंबर से याद करने की जरूरत नहीं है। एलडीएल 100 से नीचे, एचडीएल 45 के ऊपर, बस इतना याद रखें। ट्राइग्लिसराइड्स 200 से कम। एक्चुअली जो लैब रिपोर्ट्स होती हैं उसमें 150 वो होता है रेंज, यहाँ पे 200 लिखा है, पर अभी तो 150 होता है, 150 से कम होना चाहिए। ब्लड शुगर फास्टिंग 100 से 110 नॉर्मल है, 100 से 110 भी क्या, 80 से 110 मानते हैं। और पीपी यानी कि पोस्ट प्रेंडियल, ब्रेकफास्ट के बाद जो नापी जाती है, वो 140 से 160। अगेन वो सारे नंबर्स याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट एक बेसिक दिमाग में रखेंगे, कहीं भी फिल इन द ब्लैंक्स में लिखने के लिए नहीं आने वाले हैं, एक्सेप्ट बीपी। बीपी या बीपी तो सबको पता ही होता है, 120/80, ये सब एक जस्ट रेफरेंस के लिए। एक बार वो बता सकती हो क्या कि वो खाली पेट क्या होती है और नाश्ते के बाद की शुगर क्या होती है? शुगर जो अभिषेक पूछ रहे हैं, खाली खाली पेट जब शुगर कराते हैं 12 घंटे के फास्ट के बाद, तो शुगर का जनरली टॉस डॉक्टर ऐसे करते हैं, एक फास्टिंग के बाद लेते हैं, फिर कहते हैं नाश्ता करो, नाश्ते के 2 घंटे बाद। तो एक्चुअली डायबिटीज लोगों में दोनों तरीके का टेस्टिंग होना चाहिए, देखने के लिए कि एक तरीके से स्ट्रेस टेस्ट, हमारी बॉडी खाने को कितना अच्छे से पचा पा रही है, और फास्टिंग में, तो दोनों ही देखना जरूरी होता है शुगर के लिए। खाने के बाद होता क्या है? खाने के बाद एकदम से ग्लूकोज स्पाइक होती है, तो डायबिटिक लोगों में बहुत ज्यादा होगी, नॉर्मल लोगों में होगी पर इतनी ज्यादा नहीं। तो एकदम से ग्लूकोज स्पाइक हो रही है तो मतलब इंसुलिन। डायबिटीज भी गलत तो लाइफस्टाइल की वजह से होती है डायबिटीज, गलत मतलब लाइफ। जेनेटिक भी होती है पर लाइफस्टाइल की वजह से भी होती है। जैसे सावन सर बोलते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल बोलते हैं कि अगर आपको जेनेटिक है, मतलब आपके पास बंदूक है लोड की हुई, ठीक है, जिनकी जेनेटिक हिस्ट्री नहीं है उनके उनकी बंदूक अनलोडेड है, ठीक है, आपकी जेनेटिक हिस्ट्री है मतलब बंदूक लोडेड है, बट बंदूक का ट्रिगर आपका लाइफस्टाइल कर देगा। और जिनकी लोडेड ही नहीं है तो खराब लाइफस्टाइल भी लेंगे तो वो ट्रिगर ही नहीं है, लोडेड ही नहीं है। पर जिनकी जेनेटिक हिस्ट्री है उनकी बंदूक ऑलरेडी लोडेड है, हल्का सा ट्रिगर हुआ तो वो सावन सर बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन जिनकी बंदूक लोडेड नहीं है हाँ वो बेकार लाइफस्टाइल से भी बंदूक लोड करवा देंगे। हाँ, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा बंदूक लोड करने में, ट्रिगर करने में। मेरी टाइम फुल ज्यादा लोडेड है, मेरी बाउंड्री लाइन पे भी आई हुई है, इसलिए पूछ रही हाँ। हूँ। ठीक है, तो बीएमआई ओबेसिटी, तो बीएमआई का मेजरमेंट केजी पर केजी मतलब वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो उससे बीएमआई नाप सकते हैं। एवरेज बीएमआई 25, ठीक है, ये आप नंबर्स में याद करो, 25 होना चाहिए, ठीक है, एक आइडियल। 25 से ऊपर वो ओवरवेट होता है, ओवरवेट के बाद ओबीज आता है, और 25 से नीचे 18 तक नॉर्मल। 18 से भी नीचे है तो वो अंडरवेट की कैटेगरी में आ जाता है, तो वो कुपोषण हो गया, तो अगेन दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। वेस्ट का सरकमफ्रेंस, वो इंडियंस तो इस खांचे में नहीं आते हैं, इंडियन फीमेल्स तो इस वेस्ट का सरकमफ्रेंस के खांचे में, मैं भी नहीं आती हूँ। वो अनुजी। देन लेस देन 80 सेंटीमीटर, 80 to 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। वेस्ट सरकमफेरेंस और बीएमआई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वेस्ट हिप रेशियो, ठीक है, तो वेस्ट हिप रेशियो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ठीक होना चाहिए, मतलब वेस्ट पतली होनी चाहिए, हिप्स हैवी होंगे तो चलेगा। तो इसलिए लेडीज जेंट्स का जनरली हिप्स पोर्शन हैवी नहीं होता, लेडीज का वेस्ट हैवी होता है पर हिप्स भी कंपैरेटिवली हैवी होता है, तो लेडीज का प्रीडिस्पोजिशन कम है हार्ट डिसीज ये सब के प्रति, जेंट्स का ज्यादा है, क्योंकि जेंट्स का हिप रीजन पे नहीं मतलब वजन चढ़ता है, तो उनका जरा सा भी वेस्ट बढ़ता है तो उनका वो वेस्ट हिप रेशियो गड़बड़ा जाता है। लेडीज का जनरली वो इक्वली चढ़ता है चर्बी, ठीक है। देन कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस इन इंडिया, इसमें कुछ भी खास नहीं है। इंडियंस के अंदर जो हमने जेनेटिक की बात करी, इंडियंस की जीन्स थोड़ी सी है कि हमें
हार्ट की डिसीज और डायबिटीज के लिए हम लोग की जीन्स लोडेड है, ठीक है। तो अपने आप को दोष मत दो, अच्छी बात है। ठीक है। देन हाइपरटेंशन, तो इसमें कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज इन इंडिया, इसमें सारे मतलब आंकड़े लिखे हुए हैं, तो जस्ट फॉर पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हो। देन हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन क्या होता है? बीपी, हाँ, ब्लड बीपी प्रेशर, मतलब हाई ब्लड प्रेशर। हाई हाई ब्लड ब्लड प्रेशर, प्रेशर। ठीक है। हाँ, तो अगेन वो हमने पढ़ लिया, हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो इसमें लिखा है हाइपरटेंशन इज एन एसिम्प्टोमेटिक डिसीज, मतलब मोस्टली सिम्टम्स नहीं आते हैं शुरू की स्टेजेस में, जब वो, और एक और चीज लिखी है, हाइपरटेंशन यानी कि नहीं मैम बीपी नापा मेरा हाई आ गया, अरे मेरा को हाइपरटेंशन है, कंटिन्यूअस। एक यहाँ पे लिखी है, जब भी नापो तो हाई है। 30th पेज पे एक लाइन लिखी हुई है, अनकंट्रोल्ड कंटिन्यूड एलिवेटेड प्रेशर फॉर लॉन्ग, ठीक है। बहुत लंबे, बार बार आप नाप रहे हो और बढ़ा हुआ ही आ रहा है, तो हाई माना जाता है। आप वॉक करके आए, भाग के आए, नापोगे तो जनरली हाई ही आएगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअस, तो हाइपरटेंशन जो है वो एसिम्प्टोमेटिक है, साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके कुछ सिम्टम्स नहीं होते इनिशियल स्टेजेस में, ठीक है। इसमें प्री और लेबाइल स्टेजेस, मतलब इनिशियल स्टेजेस में सिम्टम्स नहीं होते, जब वो थोड़ा सा लंबे समय तक रहता है तो सिम्टम्स में हेडेक होता है, चक्कर आते हैं, वॉमिट जैसा फील होता है, ठीक है। बस इतना। देन ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने का है। और हाइपरटेंशन एक्चुअली कोई भी ये बीमारी होती है तो एक बार हो गई, एक बार मेडिसिन लग गई तो कंटिन्यूअस लेनी होती है। हम लोग के जनरली क्या होती है, बुखार हुआ क्रोसिन खा ली, हेडेक हुआ डोलो खा ली, ठीक हो गए। तो एक कोई भी ऐसी बीमारी होती है तो फिर आपको हमेशा एक मेडिसिन खानी होती है। तो इसके लिए भी लोगों को वो साइलेंट किलर बोला जाता है कि मतलब पता है, पर वो कहते हैं अरे जब हेडेक होगा तो बीपी की मेडिसिन भी, हेडेक होगा तो खा लूंगा, अदरवाइज नहीं खाएंगे। तो ऐसे भी होता है बहुत सारे लोगों में कि बहुत लेट तक वो कंटिन्यूअस नहीं खाते हैं, बहुत लंबे समय तक, कि सोचते हैं कि अरे कुछ सिम्टम आएगा तो ही खा लेंगे। तो ठीक है, इंडिया में तो वैसे भी अपना होता है ना कि चलता है सब, चलता है वाली कहानी रहती है अपनी, भगवान भरोसे। भगवान भरोसे रहते हैं हम लोग। अच्छी बात भी है वो इन अ वे। सब डॉक्टर हैं। तो मतलब बीपी से इसलिए भी प्रॉब्लम है, बीपी मतलब बहुत हद तक प्रिवेंटेबल है, बट उसकी वजह से क्या होता है, लोग दवाई नहीं खाते, बीच बीच में छोड़ देते हैं। कभी कुछ आयुर्वेदिक लेने स्टार्ट हो गए, अश्वगंधा लेनी स्टार्ट कर दी, मुक्तावटी लेनी स्टार्ट कर दी, फिर सर दर्द हुआ, फिर डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर ने बोला, तो ऐसे चलता रहता है ना। तो वही पूनम जी ने बोला सब अपने डॉक्टर के। तो चेक हाइपरटेंशन एंड सेव लाइफ, तो हाइपरटेंशन मतलब बचाव हो सकता है तो क्यों ना करें। देन ब्लड प्रेशर एंड हाइपरटेंशन, फिर वही 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 कहानी, ज्यादा मत पढ़ो, छोड़ दो इसको। 32 पेज पे आगे कुछ है भी नहीं। टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन वो हम बीपी वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके, यहाँ पे और ज्यादा अच्छे से समझाया हुआ है, मैंने वहां पे समझाया था। प्राइमरी होती है और सेकेंडरी होती है। प्राइमरी यानी कि 90% केसेस में प्राइमरी होती है, 10% में सेकेंडरी। प्राइमरी यानी कि हाइपरटेंशन है, बस है, कोई उसका सिम्टम क्यों है, कैसे हुई, कुछ रूट कॉज नहीं पता, बस है, ठीक है। और हाइपरटेंशन ही है, ऐसा नहीं कि किसी कारण से हाइपरटेंशन, तो दैट इज प्राइमरी। सेकेंडरी होती है कि किसी प्रॉब्लम की वजह से हाइपरटेंशन हुई, कुछ वायरल इन्फेक्शन हुआ, कोविड का इन्फेक्शन हुआ, तो टेम्पररी ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई रहा, इन्फेक्शन ठीक हो गया तो अपने आप चला गया। मोस्ट कॉमन होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, कुछ लेडीज को गेस्टेशनल हाइपरटेंशन होती है, जस्ट प्रेगनेंसी में होती है, जैसे ही बेबी डिलीवर किया अपने आप ठीक हो जाती है। तो ये होती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, किसी कारण की वजह से ब्लड प्रेशर है तो वो ठीक हो जाती है अपने आप, वो कारण हटा। किसी को किडनी में इन्फेक्शन है, किडनी का कुछ प्रॉब्लम है, अब किडनी, जो ब्लड प्रेशर हमारा सोडियम से काफी इफेक्टेड रहता है, जो नमक में सोडियम होता है ना। अब किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, किडनी सोडियम निकाल ही नहीं पा रही है बॉडी से, एक्सक्रीट ही नहीं कर पा रही है, तो सोडियम बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से हाइपरटेंशन है। तो जैसे ही वो किडनी का प्रॉब्लम ठीक होगा, किडनी अपने आप सही से फंक्शन करने लगेगी, हाइपरटेंशन अपने आप ठीक हो जाएगी। तो बस इतना ही है।
तो यहाँ पे बहुत सारे कॉजेज लिखे हुए हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन की, जस्ट गो थ्रू, रटने का जैसे कुछ भी नहीं है। तो टेक होम मैसेज यही है कि हार्ट डिसीजेस कैन बी लार्जली प्रिवेंटेड। ठीक है, आपको सजग रहना है, सचेत रहना है, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें, वेट को मेंटेन रखें, खान पान अच्छा रखें, एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी करें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल ना करें, स्ट्रेस कम लें, योग करें, तो और मेडिसिन चाहिए तो मेडिसिन भी लीजिए। ऐसा नहीं कि मैं तो अनुलोम विलोम करती हूँ, योग करती हूँ, मैं बस अमर हो गई, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो यही था फैक्ट्स, तो जस्ट पढ़ लीजिए, ऐसा कुछ उसमें जो नेक्स्ट पेज पे 34 पेज पे जो फैक्ट्स हैं नॉर्मल है, मतलब ऐसे एक आगे बार देख देखो। लेते हैं। इंडियन जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड, ठीक है, तो इंडियंस में है टेंडेंसी ब्लॉकेज होने की, डायबिटीज की, हाइपरटेंशन। इज इट पॉसिबल टू असेस द ब्लड प्रेशर बाय टेकिंग पल्स मेजरमेंट? पल्स से हम बीपी नाप सकते हैं? नहीं। ठीक है, हमने वहां पे पढ़ा था कि पल्स से सिस्टोल एक हद तक थोड़ा सा रफली नाप सकते हैं बीपी वाले में, पर सही से तो नहीं। व्हाट इज द करेक्ट ब्लड प्रेशर फॉर अ पर्सन? इज इट द एवरेज ऑफ सिटिंग? तो कैन यू टेल अस अबाउट एज वाइज वेरिएशन? तो नॉर्मल आप बस 120/80 नाप लो, याद रख लो, और कुछ उससे ऊपर 140 से ऊपर, 140/90 से ऊपर हाई है, और लो में भी 90/60 से नीचे होता है तो उसे लो मानते हैं, 90/60 तक चलता है। आदमी चलता है। मतलब किसी, एक्चुअली 120/80 एवरेज नॉर्मल है, किसी किसी का थोड़ा सा हायर साइड होता है एवरेज, किसी नॉर्मली, और किसी किसी का एक 110/70, तो बहुत सारी लेडीज का मतलब 110/70 रहता है हमेशा, तो वो ऐसा नहीं लो है, वो नॉर्मल है। उन्हें गुस्सा करना था। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मेरा नो पहले 110/70 ही रहता है, कितना गुस्सा आता है। मेरा हमेशा लो रहता है। किसकी किसकी बॉडी भी थोड़ी गर्म रहती है ना, उसका भी थोड़ा फर्क पड़ता होगा। जैसे कोई कोई लोगों को कैसे हाथ एकदम थोड़ा गर्म रहता है, और कोई कोई हाँ, लोगों की बॉडी ठंडी वैसे मतलब होती है ना, तो उससे भी फिर फर्क पड़ता होगा बीपी में। बहुत बहुत सारी बातें होती हैं, मतलब ऐसे इन जनरल भी नहीं कह सकते कि ठंडा है तो ज्यादा कम, गर्म है तो ज्यादा, ऐसे कुछ मतलब कोई कोरिलेशन नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो कैन वी नो द रिलेशनशिप बिटवीन लो बीपी सॉल्ट? ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर बीपी लो है तो तुरंत कहते हैं ना नमक का पानी, तो और हाई बीपी है तो कहते हैं नमक थोड़ा कम करो डाइट। वर्टिगो का बीपी से कोई रिलेशन नहीं है, वर्टिगो ब्रेन की प्रॉब्लम है, ठीक है, चक्कर आना, वर्टिगो वाले चक्कर। मुझे तो लग रहा है सारे क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे। इज टू मच इंटेक ऑफ कॉफी एंड टी ऑल्सो द कॉज फॉर बीपी? यहाँ पे यस लिखा है, बट कह नहीं सकते। ठीक है, डॉक्टर्स तो ऐसा नहीं बोलते हैं। कैन एम्प्टी स्टमक फॉर टू लॉन्ग अ पीरियड कॉज ऑफ हाई बीपी? मतलब अगर बहुत लंबे समय तक एम्प्टी स्टमक रहे, किसी किसी को एसिडिटी हो जाती, टेम्परली बीपी हाई होता है, ऐसा नहीं कि उस हमेशा बीपी हाई रहेगा। When one should start teaching yoga abhyas to the patient of high BP? Sometimes patient's BP rises by performing postures in which head is down and legs up. What does it mean? तो बीपी वाले पेशेंट को योगाभ्यास करा सकते हैं, पर एज पर कैपेसिटी करो, ठीक है, और जनरली अगेंस्ट इन अपराइट वाले टॉप्सी टर्वी पोस्टर्स जनरली मना करते हैं, बट अगेन आप देख के करवा सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। देन ये वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिए, क्वेश्चन 9, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो जस्ट पूछ रहे हैं कि मेरी फैमिली हिस्ट्री, उससे ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं है वो। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ हाई बीपी एंड वेरिकोज वेन्स? तो कोई रिलेशन नहीं है। इज इट ट्रू दैट ब्रेथलेसनेस एंड फॉरगेटफुलनेस आर सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ हाई बीपी? तो ऑब्वियसली बीपी हाई होगा तो हाफ चढ़ती है, क्योंकि हार्ट पे एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है पंप करने के लिए, बट फॉरगेटफुलनेस का कोई बीपी से ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। व्हाट इज द एक्सेप्टेबल बीपी फॉर डोनेटिंग ब्लड? तो 110/70 से 140/90 तक का ब्लड प्रेशर पे ब्लड डोनेट किया जा सकता है। एक्चुअली ब्लड डोनेट करना इज अ वेरी गुड मेथड आपका कोलेस्ट्रॉल बीपी को मैनेज करने के लिए, मतलब ब्लड डोनेट, ऐसा कोई कोई लोग कहते हैं, आई डोंट नो, मतलब कोई मानता है कोई नहीं मानता है, बट कर अच्छा है। हाँ अनुज जी क्या कह रहे हो? मैंने मेरे लाइफ में 11th में ब्लड डोनेट किया था, 11th में या फर्स्ट ईयर में, मुझे याद है। मेरा छोटा भाई ही इज अ डॉक्टर, वाशी में ही एमजीएम एंड वो तरफ,
सो द मोमेंट मैं डोनेट करके आई, ही सेड मी, उसने मुझे ना बोला। अच्छा। क्यों? आई डोंट मतलब नो, रीजन? बीइंग इनटू मेडिकल फील्ड आई विल डेफिनेटली आस्क, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टाइम, लाइक 20 years हो गया उस बात को तो। बट ही टोल्ड मी कि ऐसे ही ब्लड डोनेट नहीं, मतलब डॉक्टर होके अगर वो मना कर रहा है। तो एक्चुअली ब्लड डोनेट से पहले टेस्ट होते हैं। लेडीज को जनरली जैसे एनीमिया बहुत जल्दी हो जाता है, खून की कमी, हम लोग का पीरियड्स आते हैं तो ब्लड लॉस भी होता है। तो हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा होना चाहिए ब्लड डोनेट करने के लिए। मतलब लेडीज का 12 से ऊपर और जेंट्स का 14 से ऊपर। तो मे बी आप वीक हो गए, वेट अच्छा होना चाहिए। तो ये सब भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो मे बी आपका एज तभी यंग ही थे काफी, तो उस हिसाब से भी मना किया होगा। तो कह नहीं सकते। अच्छा, ये भी तो होता है ना, इन्फेक्शंस वगैरह ना हो जाए किसी से, ये सब भी तो नहीं थोड़े नहीं रिस्क नहीं होते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो तो सब प्रॉपर टेस्टिंग करके ही। डोनेट करने वाले को तो कोई रिस्क नहीं होते, जिसको चढ़ रहा है उसको है। ये पर डोनेट कोई करने वाले। कोई कोई लोग को होता है, हमारे चाचा जी को हुआ था। उन्होंने किया हम्म। था ना, तो वो सूखते सूखते एकदम मतलब पतले से हो गए थे। उनकी बॉडी में हम्म। बहुत इफेक्ट हुआ था, मतलब पहले ऐसे इवन थोड़ा। आई लॉस्ट लॉट ऑफ वेट उसके बाद। हाँ, तो उनकी पूरी ना बॉडी श्रिंक जैसे हो गई थी। उसकी वजह से वो घर पे भी उनको बहुत डांट मिलती थी कि और जाओ और जाओ। पता है ना लेडीज लोग, और जाओ Actually, ब्लड डोनेट करने, ऐसे मीन्स। हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अभी तो प्रॉपर, पहले क्या होता था कि ब्लड डोनेशन कैंप ना, जस्ट ब्लड डोनेशन कैंप लग रहे हैं, डोनेट करे जा रहे हैं, प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। और जो ब्लड जितना डोनेट होता है ना, आधा ब्लड वेस्ट जाता है। क्योंकि जब उसकी चढ़ाने के लिए टेस्टिंग होती है ना, उसमें से बहुत सारा ब्लड जो है वो डिस्क्वालिफाइड हो जाता है या वेस्ट हो जाता है। तो हाथ के हाथ वाला ही सबसे बेस्ट रहता है कि भाई किसी को हुई जरूरत और तुरंत जाके दे दिया, दैट इज द बेस्ट। और वो जो ब्लड बैंक्स में रहता है तो थोड़ा सा रहता है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय रहती है और आपकी बॉडी पे भी डिपेंड करता है। चलिए। तो वो इज हाई बीपी लो बीपी द ओनली फैक्टर्स रिलेटेड टू हाइपरटेंशन? हाँ, मतलब हाई बीपी तो हाइपरटेंशन, लो बीपी तो हाइपोटेंशन। देन 14th क्वेश्चन भी ऐसे ही है कि शवासन में बीपी हाई हो गया। शवासन में वो कह रहे हैं बीपी कभी हाई हो ही नहीं सकता। तो शवासन गलत कराया होगा। शवासन में क्या गलत कराएंगे? तो हाउ मेडिसिन रिड्यूस एच हाई बीपी? तो अगेन दैट इज नॉट अवर फील्ड ऑफ कंसर्न कि मेडिसिन कैसे एक्ट करती हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं, इन्होंने एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे लिखा है मेडिसिन का। तो नो नीड टू रिमेम्बर इसको याद करने का, क्योंकि और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। इज टेकिंग रिफाइंड ऑयल गुड फॉर हेल्थ? ऑयल ले सकते हैं, कहते हैं ना मिक्सचर ऑफ चीजें लो। रिफाइंड, वैसे तो कच्ची घानी का लो। कच्ची घानी में भी ये नहीं कि मूंगफली मूंगफली यूज कर रहे हैं। कभी मूंगफली यूज करो, कभी तेल यूज करो, कभी देसी घी यूज करो, तो कभी सरसों। तो रोटेट करते रहना चाहिए ऑयल। While checking BP, when doctor says that there is a missed beat, what does it mean? कि मतलब पल्स मिस हो गई, कुछ रिदम में प्रॉब्लम है। कैन बीपी इन केस ऑफ प्रेगनेंसी बी कंट्रोल्ड ओनली बाय डूइंग योगा? माइल्ड है तो योग से कंट्रोल कर सकते हैं, बट अगर हाई बहुत ज्यादा है तो नहीं कंट्रोल हो रहा है तो मेडिसिन लेनी पड़ती है। BP 90/60 in a person of 38 years and having body weight 40 kg, is it normal? तो 90/60 तक भी नॉर्मली बात। अगेन किसी किसी को जिसका थोड़ा सा हायर साइड रहता है उसको 110/70 पे भी चक्कर आने लगेंगे, तो किसी किसी को 90/60 पे चक्कर आने लगते हैं। कोई कोई 90/60 पे आराम से घूमता है। तो हर एक व्यक्ति का नॉर्मल भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। बीमारियां खत्म। कल के लिए क्या है? कल इसी में कंटिन्यू करने का है क्या कुछ? नहीं 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 योगी को अलग? नहीं, मेडिकल एस्पेक्ट तो हो गया, पहले मेडिकल की कवर कर लेते हैं ना फिर। हाँ, फ्राइडे को तो एग्जाम भी है ना। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कर लेंगे कल, फिर कल परसों में वो ओके। खत्म कर। तो What एक बार about common diseases and disorders of circulatory system? हाँ, तो वो हमने पढ़ी ना। देखिए, कॉमन डिसीज और डिसऑर्डर्स, एक तो हमने हार्ट की पढ़ी, हार्ट अटैक, पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज, वेरिकोज वेन्स, एंजाइना पेन। देन यहाँ पे आप ब्लड की भी डिसीज लिख सकते हो। पेरिकार्डाइटिस, वो हार्ट की जो कवरिंग थी उसमें इन्फेक्शन हो गया
तो वो स्वेलिंग हो गई उसमें, तो ये सब। Okay, नहीं, I was thinking chapter 3, like, are we going through chapter 3? ऐसे। अच्छा चैप्टर चक्रास, उसके साथ चक्रास है सर्कुलेटरी सिस्टम का। अच्छा, वो तो यौगिक एस्पेक्ट का पार्ट हो गया ना, तो उससे पहले मस्कुलर सिस्टम का भी मेडिकल एस्पेक्ट कर लेते हैं, फिर यौगिक एस्पेक्ट कर लेंगे, सारे सिस्टम्स का कर लेंगे, तो जल्दी हो जाएगा। आई थिंक एक दिन में 2 सिस्टम का यौगिक एस्पेक्ट हमने वो एक का तो किया था, आई थिंक हाँ, यौगिक एक का किया है। एस्पेक्ट शायद, आई थिंक रेस्पिरेटरी या डाइजेस्टिव में से किसी एक का किया, कर लेंगे वो अलग से कर लेंगे। चलेगा, ठीक है, चलिए। चलो pause करते हैं। अभी हम कल मिलेंगे ना? हाँ, कल 5 बजे ही ना, सेम। ओके, चलिए, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू वसुधा जी। बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू वसुधा।